आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 1 आपसे पूछा जा रहा है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। मेरे मित्र यहाँ पे तो आपसे सिर्फ सेल पूछा है, या अगर कोई भी चीज़ पूछ देता कि विस्फोट के बाद उसके टुकड़े क्या होते हैं, अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अगर बड़ा पार्टिकल्स विस्फोट होगा या कोई सेल आपका विस्फोट होगा तो उसके जो कण टूटेंगे उसमें ऑब्वियसली बात है कि द्रव्यमान होगा, साथ ही साथ वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे ही कोई चीज़ विस्फोट होता है तो वो बहुत तेज़ी से छिटकता है, मतलब क्या कि उसमें द्रव्यमान भी है और वेग भी है। और आपको पता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, टक्कर से पहले और टक्कर का बाद संवेग क्या होता है सर, संरक्षित रहता है। आप कहेंगे यहाँ पे विस्फोट हो रहा है, आप संरक्षित कहाँ से, ये टक्कर कहाँ से ले आए। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि विस्फोट हो रहा है तो विस्फोट से पहले जो पार्टिकल्स का संवेग होगा और विस्फोट के बाद जो पार्टिकल्स का संवेग होगा, दोनों क्या होगा, समान होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और दोनों ही क्या होंगे, कंजर्व होंगे। इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। मेरे मित्र एक खास बात और ध्यान में रखेंगे कि आपके ऑप्शन में पूछा है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी वस्तु के स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बल आप सभी समझ रहे होंगे कि बल आपका एक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में लगकर उसकी स्थिति या अवस्था में परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। और आपका कार्य है, तो आप सभी समझ रहे हैं कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु विस्थापित हो जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंस के दृष्टिकोण से हम लोग क्या कहते हैं, कार्य हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन 2 आपसे पूछा है कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति होगी। ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी माध्यम में जो है वो जो कण है उसका कंपन कितना हो रहा है सर, 40 कंपन पूरा कर रहा है। कितना सेकंड में सर, कितना सेकंड में। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका कण है वो 40 कंपन पूरा कर रहा है, कितना समय में, तो 2.5 सेकंड में। कितना सेकंड में, 2.5 सेकंड में। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आवृत्ति। क्या पूछा जा रहा है सर, आवृत्ति। तो कंपन बटा सेकंड कर दीजिए, 40 बटा 2.5, ये पॉइंट का हटाइएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 40 गुना 10 बटा 25 हो जाएगा। 5 8 40, 5 25, 5 दूना 10, कितना हो गया सर, 16 हर्ट्ज हो गया। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि निष्क्रिय गैस किसको बोलते हैं, निष्क्रिय गैस किसको बोलते हैं। तो ध्यान में रखिए कि निष्क्रिय गैस को ही हम लोग अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आ गया होगा, अच्छा सर नोबेल गैस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नोबेल गैस एलिमेंट की। आपको नाम भी याद आ गया होगा कि सर कौन कौन होगा, हीलियम होगा आपका, फिर नियॉन होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा, जेनन होगा और रेडन होगा। ये आपके क्या हैं सर, 6 नोबेल गैस एलिमेंट हैं जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस तत्व बोलते हैं। और ये आपके आवर्त सारणी में वर्ग 18 में पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि निष्क्रिय गैस अक्रिय गैस की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो कितनी होती है, तो सर इसकी संयोजकता 0 होती है। क्यों, क्योंकि इसका पूरा कोष जो होता है, पूरा जो सेल होता है वो भरा हुआ रहता है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑप्शन में 17 भी है, तो आप कहेंगे सर चलिए ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा कि वर्ग 18 में निष्क्रिय गैस तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन वर्ग 17 से भी कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ग 17 में हैलोजन ग्रुप पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं सर, हैलो ग्रुप के जो कुछ भी एलिमेंट हैं जैसे कि ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो वर्ग 17 में पाए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप में से बहुत सारे मित्र को ये अक्रिय गैस का नाम ही न याद रहता है, तो आप एक ट्रिक याद रख लीजिएगा। क्या, हीना आकर जाना रे।
हीना आकर जाना रे। अगर ये लाइन आपको याद रहता है तो अक्रिय गैस याद रहेगा। आप कहेंगे सर कैसे? तो ही से आप याद रख लीजिएगा हीलियम, ना से आप नियॉन याद रख लीजिएगा, आ से आप आर्गन याद रख लीजिएगा, और कर से आप क्रिप्टन याद रख लीजिएगा, जाना से आप जेनॉन याद रखिएगा, और रेडॉन से रे से आप रेडॉन याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो उम्मीद है कि आपके माइंड में लंबे समय तक रहेगा। ऐसे क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। लिखिएगा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी धात्विक तत्व, ऐसे होगा क्वेश्चन, कौन सी धात्विक तत्व लचीला एवं कोमल होता है? लचीला एवं कोमल होता है। क्वेश्चन का जो सेंस होगा वो इस तरह से होगा। अब आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या दिया हुआ है? सल्फर, तांबा, कार्बन और फास्फोरस। ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैंने क्या सुधारने के लिए बोला कि आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। अब देखिए, फास्फोरस और सल्फर दोनों ही अधातु हैं, और आपको मालूम है कि अधातु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं और मुलायम होते हैं। तो अधातु आपका फास्फोरस भी है और सल्फर भी है। तो जो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है, तो फास्फोरस और सल्फर कोमल तो है लेकिन लचीला तो नहीं है। लचीला पूछ रहा है, इसका मतलब धातु की बात करा जा रहा है, क्योंकि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मेटल में होती है। और देखिए, आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो कार्बन है, और एक आपका ऑप्शन है तांबा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो क्वेश्चन का सेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धात्विक तत्व लचीला एवं कोमल होती है। मेरे मित्र, कॉपर जो है आपका वो लचीला भी होता है और सॉफ्ट भी होता है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। जब हम इसमें धात्विक तत्व लगाते हैं तब, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो आप फिर कन्फ्यूजन में रह जाइएगा कि निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल होगा। आपके जहन में फास्फोरस का भी नाम आएगा, काहे कि सबसे आपका क्या है वो कि सॉफ्टेस्ट नॉन मेटल है। सल्फर का भी नाम आएगा। आप कहेंगे सर अधातु तो सारे होते हैं सॉफ्ट, और यहाँ पे 3 गो अधातु है, 1 गो धातु है। तो मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन का जो सेंस है वो ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धात्विक तत्व लचीला एवं कोमल होती है। धात्विक तत्व जब पूछ दिया तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को सुधार लेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अच्छा देखिए, आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। जैसे कि आपका सोडियम और पोटेशियम, इसको आप केक की तरह चाकू से काट सकते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, तो सोडियम और पोटेशियम का नाम आता है। एक और खास बात ध्यान में रखिएगा, आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो सर केरोसिन तेल में डुबो करके किसको रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट न कर ले। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 6 आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक निष्क्रिय गैस जैसी भरी जाती है। गैस जैसी भरी जाती है, निष्क्रिय गैस नहीं, गैस जैसी भरी जाती है। तो आप ध्यान में रखे होंगे कि नाइट्रोजन का भी उपयोग बल्ब में किया जाता है। ऐसे अगर पूछता सीधे निष्क्रिय गैस के रूप में भरी जाती है और ऑप्शन में आर्गन रहता तो ऑब्वियसली टिक करते, लेकिन आपके ऑप्शन में नाइट्रोजन है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक निष्क्रिय गैस जैसी भरी होती है, तो नाइट्रोजन भरी होती है। और हाँ, ध्यान में रखिएगा कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? तो सर टंगस्टन से बना होता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि सर टंगस्टन की जो प्रतिरोध होती है वो ज़्यादा होती है या कम होती है? तो आप कहेंगे सर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध जो है वो तार के लंबाई पर निर्भर करती है, और जो फिलामेंट है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है, उसमें आप देखते होंगे कि टंगस्टन कई बार इस तरह से घुमाया जाता है। किस लिए?
ताकि टंगस्टन का जो वो वायर है जिससे वो फिलामेंट बना हुआ है उसकी लंबाई में वृद्धि हो पाए और क्या हो कि प्रतिरोध ज़्यादा हो। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का टकराव ज़्यादा होगा और हीट ज़्यादा रिलीज होगा, तो हीट और लाइट हमको ज़्यादा मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा है? 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। भाई एस्पैरोगेरा नाम के प्लांट का नाम आप ज़रूर सुने होंगे। तो एस्पैरोगेरा जो प्लांट है उसका जड़, तना और पत्ती ये सब अलग नहीं होता है, उसमें एक ही सेल में वो सारा चीज़ होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्पायरोगाइस। ठीक है सर। और ध्यान में रखिएगा कि आपका जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रिकिया और या फिर मार्सिलिया, इन सब में जड़, तना और पत्तियां क्या होती है सर? अलग अलग होती है। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 8। आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? बताइए, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। तो आप कहेंगे सर सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा और कॉलरेन्काइमा। और जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो हम लोग क्या कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में सरल अस्थायी उत्तक, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में जटिल अस्थायी उत्तक। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो आपका जीवितक, कॉलरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये सब क्या हैं? आपके सरल अस्थायी उत्तक हैं, जबकि जाइलम जो है वो क्या है? आपका जटिल अस्थायी उत्तक है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। क्या कहेंगे सर? गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है सर? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं सर भार इक्वल टू क्या होता है? तो mg होता है, और ये mg में g क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, तो संपूर्ण भार कहां पे कार्य करेगा? तो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर कार्य करेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? मतलब क्या कि आपके ऑप्शन में जो बेकिंग सोडा, जिप्सम, वॉशिंग सोडा और कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, इसमें से किस में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? या आप यूँ समझ लीजिए कि इसमें से किसके फार्मूला के साथ हम लोग पानी के मॉलिक्यूल्स को अटैच नहीं करते हैं? तो आप कहेंगे सर ये तो देखना पड़ेगा। तो मेरे मित्र इन सब चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है पहला बेकिंग सोडा, इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है जिप्सम, नेक्स्ट आपका क्या ऑप्शन? जिप्सम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सर CaSO4 2H2O होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिप्सम में क्रिस्टलीकरण का पानी का अणु है। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। वॉशिंग सोडा में भी आपके पानी का मॉलिक्यूल्स है। और नेक्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी में, इसको हम लोग पढ़ते हैं सर CuSO4 5H2O। आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट में भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का
क्योंकि बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, तो बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आपसे क्या पूछा जा रहा है? सर आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो? शोषण हो, जिसमें ऊष्मा का क्या हो? शोषण हो, उसको हम लोग कौन सा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपके ऑप्शन में है दहन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है उसको हम लोग दहन अभिक्रिया कहते हैं। और दहन का पोषक कौन होता है? तो ऑक्सीजन जो है वो दहन का पोषक होता है। आपका फिर है विस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई आपका ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु या अधातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु या अधातु को विस्थापित करके उस यौगिक में अपना जगह फिक्स कर लेता है। क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और ऊष्मा शोषी तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया ही कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हीट का क्या हो, अब मतलब शोषण हो या हीट उसमें क्या हो रही हो? शोषित हो रही हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था में दिखाई देने लगती है? तो मेरे मित्र, युवा अवस्था में जितने भी लड़के होते हैं उनको दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाता है, प्यूबिक एरिया में हेयर आना शुरू हो जाता है, आर्मपिट एरिया में क्या होता है? हेयर आना शुरू हो जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पुरुष में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं और उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हाँ, स्त्री में यानी कि गर्ल्स में दो टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला होता है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा होता है आपका एस्ट्रोजन। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था में दिखाई देने लगती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन युवा अवस्था में दिखाई देने लगती है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं थायरॉक्सिन है, यहाँ पे वो मिसप्रिंट करके लिख दिया है। तो ये जो है ये थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होती है। और इंसुलिन जो है ये कहाँ से रिलीज होती है सर? तो ये अग्नाशय पेनक्रियाज में बनती है। मैंने आपको पीछे के किसी वीडियो सेशन में इस चीज़ को पूरे एक्सप्लेन करके बताया है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन 13 आपसे पूछा है कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया? यहाँ पे होगा तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो मेरे मित्र, आप सबों को पता है कि आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसके निर्माता कौन थे? मोसले थे। जिसको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी से मिली थी। तो मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया था उसमें तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण को उन्होंने किसका आवर्त फलन बोला था? तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन बोला था। इसका मतलब ये हुआ कि मोसले जो थे उन्होंने अपनी आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर बनाई। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी, मोसले ने किया। किसने किया? मोसले ने किया। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आप किसका नाम लेंगे? मोसले का। मोसले का आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित होता है, आधारित था।
आधारित है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और डॉब्रेनियर इन्होंने तिर्यक नियम का प्रतिपादन किया था और न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। और मेंडलीफ ने क्या बताया था कि किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो उसके द्रव्यमान संख्या का क्या होता है, आवर्त फलन होता है। तो आपका डॉब्रेनियर, न्यूलैंड और मेंडलीफ ये तीनों जो अपना आवर्त सारणी या तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था, तो इनकी जो प्रयास का आधार था वो क्या था, तो द्रव्यमान संख्या था, न कि परमाणु संख्या था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि 5 से 8% एसिटिक को क्या कहा जाता है। मेरे मित्र आप सभी समझ रहे हैं, 5 से 8% एसिटिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं, इंग्लिश में विनेगर कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आपसे क्या पूछा जा रहा है सर। क्वेश्चन 15 आपसे कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, आपका ऑप्शन है किसी गतिमान वस्तु का अवशोषित ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है आपका किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, और चौथा ऑप्शन है कार्य करने की दर के बराबर। क्या होगा इसका सही आंसर। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, सबसे पहला चीज़ कि यांत्रिक ऊर्जा हम लोग कहते किसको हैं, यांत्रिक ऊर्जा हम लोग कहते किसको हैं। तो आप पहला चीज़ याद रखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। किस में सर, इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं ME से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ME से। और इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी वस्तु का जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उस वस्तु के स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर यांत्रिक ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का क्या होता है सर, योग होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा को हम लोग PE से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, और गतिज ऊर्जा को हम लोग KE से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल वे में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु के स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को उस वस्तु का क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि अभी जस्ट आपने बताया कि यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, और ऑप्शन C में क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर C। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, और आप सबों को मालूम भी है ये चीज़ कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हैं सर mgh, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हैं सर हाफ mv²। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर क्या हम यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, यही तो फॉर्मूला होता है आपके यांत्रिक ऊर्जा का। क्या कि सर यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम में इस रिलेशन से और भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि ME इक्वल टू क्या होता है सर, PE पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ये चीज़ होता है। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं सर कि मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो गया। मतलब क्या, यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं सर कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या सर, स्थितिज ऊर्जा। इस दोनों रिलेशन को भी आप ध्यान में रखिएगा, इससे भी संबंधित ग्रुप डी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आपका ऑप्शन है एक चौथा ऑप्शन की कार्य करने की दर के बराबर। अच्छा, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। और शक्ति इक्वल टू हम लोग लिखते भी हैं कार्य बटा समय। क्या लिखते हैं, कार्य बटा समय। या हम लोग ये भी कहते हैं सर P इक्वल्स टू W/T।
एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, फिजिक्स में जब भी आप किसी भौतिक राशि को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको डिफाइन जब आप करते हैं तो उसमें दर लगा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे कह रहे हैं कि शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय, तो कार्य को आप समय से डिवाइड कर रहे हैं, आप इसीलिए कहते हैं कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं सर, शक्ति कहते हैं। मेरे मित्र, आपके एग्जाम में कभी कभी शक्ति का ऐसा यूनिट भी पूछ लिया जाता है या शक्ति का यूनिट भी पूछ लिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे सर कि यहाँ पे देखिए P इक्वल्स टू W/T है, तो कार्य को हम लोग जूल में मापते हैं, टाइम को सेकेंड में, तो आप क्या कहेंगे कि सर शक्ति का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, तो जूल पर सेकेंड होगा। क्या होगा सर, जूल पर सेकेंड। ध्यान में रखिएगा कि जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है सर, वाट बोला जाता है। इसीलिए आप लोग याद करते रहते हो कि शक्ति का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सर 1 वाट किसको कहेंगे, 1 वाट किसको कहेंगे, तो बस छोटा सा बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करी जाती है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करी जाती है, तब उस व्यक्ति या वस्तु की जो शक्ति होती है वो कितनी होती है, 1 वाट होती है। कितनी होती है सर, 1 वाट होती है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, आपसे क्या कहा जा रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल और इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार में इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन है DNA, RNA, mRNA, DNA, RNA दोनों। क्या होगा इसका सही आंसर? सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार में इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण की बात किया जा रहा है, मतलब प्रोटीन के निर्माण प्रक्रिया की बात किया जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रोटीन की निर्माण प्रक्रिया में जो क्षार इवेंट होता है तो उसमें से क्या निर्माण होता है? आप सभी कहेंगे सर mRNA निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है सर? mRNA, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेंजर RNA बोलते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर आंसर? ऑप्शन नंबर सी, mRNA। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये mRNA क्या है, ये कुछ पल्ला नहीं पड़ा। तो आप लोग DNA और RNA इस दोनों का तो नाम अवश्य सुने होंगे, बिल्कुल सभी जानते हैं इसको। DNA को हम लोग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है या द्विकुंडलाकार होता है। और जो RNA होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। RNA को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसा होता है सर? तो सिंगल हेलिकल, मतलब क्या कि एक कुंडलित संरचना किसकी होती है? RNA की होती है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि RNA की संरचना कैसी होती है, तो आप कहेंगे एक कुंडलित, और DNA की संरचना कैसी होती है? तो द्विकुंडलित। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र। RNA जो होता है यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। प्रोटीन का निर्माण स्थल तो राइबोसोम है, तो प्रोटीन बनता है राइबोसोम में, उसको सहायता कौन करता है बनने में? तो RNA करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड करता है। ध्यान में रखिएगा कि ये RNA जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है mRNA, दूसरा होता है आपका rRNA, और तीसरा होता है आपका tRNA। क्या होता है? tRNA। ध्यान में रखिएगा, mRNA को हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेंजर RNA बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है सर? तो mRNA का काम होता है कि DNA में जो इन्फॉर्मेशन होती है, DNA में जो इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को ये क्या करता है सर कि जहाँ पे प्रोटीन बन रहा होता है, DNA के इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे ले जाता है? तो जहाँ पे प्रोटीन बन रहा होता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर mRNA का काम क्या है? तो mRNA का काम है DNA में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहाँ तक ले जाना? प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक ले जाना। आपका नेक्स्ट है rRNA, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल RNA। क्या बोलते हैं सर? राइबोसोमल RNA। ठीक है सर। और ये जो होता है ये पूरे RNA का लगभग 80% होता है। आपका जो राइबोसोमल RNA है ये पूरे RNA का कितना परसेंट होता है सर? 80% भाग होता है। और इसका मेन काम क्या होता है? तो ये RNA को, राइबोन्यूक्लिक एसिड को संरचनात्मक संगठन प्रदान करता है। क्या करता है सर? संरचनात्मक संगठन प्रदान करता है। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका tRNA, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर RNA। क्या कहते हैं सर? ट्रांसफर RNA। और आपका जो भी RNA का प्रकार है उसमें से सबसे छोटा RNA कौन सा है सर?
सबसे छोटा आरएनए टीआरएनए है। कौन सा है सर? टीआरएनए। आप कहेंगे सर इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है सर अमीनो एसिड को, यानी कि अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर पहुंचाना। अमीनो अम्ल को कहाँ पहुंचाना? प्रोटीन संश्लेषण स्थल पे पहुंचाना। ठीक है सर, इसको आप बस ध्यान में रखिएगा। mRNA का काम डीएनए के इंफॉर्मेशन को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचाना। rRNA का काम संरचनात्मक संगठन प्रदान करना, किसको? आरएनए को। और टीआरएनए जो सबसे छोटा आरएनए कहलाता है, इसका काम होता है अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पे पहुंचाना। बस आप इतना याद रखेंगे। अगर अब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो आप सिंपल कहेंगे सर मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कैसे? जैसे कि मैं आपका एक एग्जाम्पल देना चाहूँ। जैसे Mg और 2H2O एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं सर? ये MgOH होल 2 बनाते हैं। MgOH होल 2 और क्या रिलीज़ करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं सर? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। तो आपका जो Mg है ये सर क्या है? मेटल है, धातु है, और ये H2O वाटर है। तो आपका पूछा जा रहा है कि धातु जब पानी के साथ या जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस रिलीज करती है? आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आप जो यहाँ इस इक्वेशन में इस एरो साइन को ऊपर की ओर इंडिकेट करते हुए देख रहे हैं, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब आपको ऊपर की ओर इंडिकेट करते हुए कोई एरो साइन मिले तो आप समझ जाना कि वहाँ पे या उस केमिकल रिएक्शन में वो वही गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। मतलब एरो का साइन आपको सिर्फ ये बताता है कि ऊपर की ओर जब एरो हो तो ये बताता है कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब उस रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकल रही है। लेकिन यही एरो का साइन अगर आपको नीचे की ओर इंडिकेट करे तो आप समझ जाना कि यहाँ पे प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे अवक्षेप बन रहा है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल। मैंने पीछे के किसी सेशन में आपको ये बताया है कि आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी समान समूहों में तत्वों का एक समान होता है परमाणु आकार संख्या, फिर आपका पूछा जा रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमानों की संख्या, परमाणु क्रमांक। क्या होगा इसका आंसर? आपसे वर्ग के बारे में पूछा जा रहा है। आप कहेंगे सर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे आवर्त सारणी के वर्ग और आवर्त के बारे में पूछा जाए, आवर्त सारणी के वर्ग और आवर्त के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि सर किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है, किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है वो उसकी वर्ग संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और किसी भी परमाणु में जितनी कक्षा होती है वो उसकी आवर्त संख्या को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। आप कहेंगे सर नहीं समझे। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिए कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। अगर इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालें तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 जाएगा और तीसरे में कितना जाएगा सर? 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम परमाणु में कितनी कक्षा होगी सर? 3 कक्षा होगी। कितनी कक्षा होगी सर? 3 कक्षा होगी। तो मैग्नीशियम आपका आवर्त सारणी में किस आवर्त में पाया जाएगा? तो आप कहेंगे सर तीसरे आवर्त में पाया जाएगा। किस आवर्त में पाया जाएगा? तीसरे आवर्त में पाया जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे ये बताइए कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Mg2+ बना लेगा। क्या बना लेगा? Mg2+ बना लेगा। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 हो जाएगी। तो आपका मैग्नीशियम जो है वो किस वर्ग में पाया जाएगा? तो सर वर्ग 2 में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा सर? वर्ग 2 में। आप पीरियोडिक टेबल निकाल करके देख लो, आपका मैग्नीशियम वर्ग 2 में होगा और तीसरे आवर्त में होगा। तो बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि संयोजकता उसके वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा और जो उसकी कक्षा संख्या है वो उसके आवर्त को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर जाएगी, गति बढ़ जाएगी और अभिलंब की ओर झुकेगी, कम हो जाएगी और अभिलंब से दूर झुकेगी, कम हो जाएगी और अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होगा इसका आंसर? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। पहले आप इसको समझिए, सघन माध्यम क्या होता है और दूसरा समझिए कि विरल माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम क्या होता है, तो ध्यान में रखिए इस दोनों के बारे में। क्या कहते हैं हम लोग इसको कि सर सघन माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की गति क्या होती है, कम होती है, प्रकाश का वेग क्या होता है सर, कम होता है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम हो उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। और ऐसा माध्यम यहाँ पे लिख लीजिए सर प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश वेग कम हो तो सघन माध्यम, और विरल माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का वेग जो है वो क्या होता है सर, ज़्यादा होता है। या हम लोग क्या कहते हैं सर इसके बारे में, सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में, कि जिस माध्यम में सर डेंसिटी ज़्यादा होती है, सघनता ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा सघन होता है। जिसमें डेंसिटी कम होती है वो क्या होता है सर, विरल होता है। तो ये चीज़ आप समझते होंगे। ये भी समझ गए कि सघन माध्यम में प्रकाश की स्पीड क्या होगी, कम होगी, विरल माध्यम में क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अच्छा एक बात आप याद कीजिए कि जब आप कहते हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है, तो वो क्या होती है सर, कुछ मुड़ जाती है। तो प्रकाश के इसी मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, जब प्रकाश किससे सर, सघन माध्यम से, ये मान लीजिए कि आपका सघन माध्यम है और विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से क्या हो सर, विरल माध्यम में जाए, तो इसमें क्या होगा कि विरल में प्रकाश की जो वेग होगी वो क्या हो जाएगी सर, ये देखिए ऊपर वाला सघन माध्यम है और नीचे वाला विरल माध्यम है। तो सर सघन से किस में आ रहा है, विरल में आ रहा है। तो जैसे ही विरल में आएगा तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा, प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा। और इसमें क्या होगा कि ये अभिलंब से दूर भागेगा। जैसे ही प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा और प्रकाश की जो किरण होगी वो अभिलंब नॉर्मल से क्या होगी सर, दूर भागेगी। और अगर प्रकाश क्या हो सर कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, विरल से किस में जाए सर, सघन में जाए, तब आप क्या कहेंगे कि सर प्रकाश का जो वेग होगा, प्रकाश का जो वेग होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विरल से किस में आ रहा है, सघन में आ रहा है। विरल से किस में आ रहा है सर, सघन में आ रहा है। तो जैसे ये आएगा तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो प्रकाश अगर विरल से सघन में आए तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और प्रकाश अगर सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर भागेगा। अच्छा, विरल से सघन में आएगा तो प्रकाश की स्पीड कम होगी या ज़्यादा? आप कहेंगे सर कम हो जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है, और विरल माध्यम में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, मतलब ये हुआ कि जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी और प्रकाश का वेग क्या होगा सर, बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रकाश की गति बढ़ जाएगी और अभिलंब से क्या हो जाएगा सर, दूर जाएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि डैश का प्रयोग कारों में ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ किया जाता है। आप सभी पेट्रोल भराते होंगे तो वहाँ पे दो आपको टैंक मिलता है, एक नॉर्मल पेट्रोल का और एक आपको मिलता है पावर पेट्रोल का। पावर पेट्रोल में क्या रहता है सर, तो 10% इथेनॉल रहता है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश का प्रयोग कार में ईंधन के रूप में के साथ किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, एथेनॉल का प्रयोग कार में किसके लिए किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र, इथेनॉल को ही हम लोग इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। क्या होता है सर, C2H5OH। आपके ऑप्शन में क्या है सर, बेंजीन है, तो इसका भी आप फार्मूला याद रखिएगा, C6H6
H6 को हम लोग क्या कहते हैं सर? बेंजीन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल, तो इथेनॉल को ही हम लोग इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं या फिर अल्कोहल भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका ब्यूटेन, तो आप C4H10 को क्या कहते हैं सर? ब्यूटेन कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि कणों की गतिज ऊर्जा में अधिक होती है। इसमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिक होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ठोस, गैस, प्लाज्मा और द्रव। ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र कि आपके पास पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। पहला क्या है? ठोस अवस्था, दूसरा आपका द्रव अवस्था, तीसरा है आपका गैस अवस्था, चौथा है आपका प्लाज्मा अवस्था और पांचवा है BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो पांचवी अवस्था को हम लोग BEC के नाम से जानते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आपको समझना ये है कि सर प्लाज्मा अवस्था क्या होता है? तो ये सर आयनीकृत गैस होता है, यानी कि आयोनाइज्ड गैस होता है। क्या होता है सर? आयोनाइज्ड गैस होता है। और BEC जो है ये क्या है सर? तो ये सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट देता है। ये पदार्थ का 5वां अवस्था है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिक होती है, तो आप सभी कहेंगे कि सर गैस में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन नहीं। जब आपके ऑप्शन में ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा रहे तो आप क्या कहेंगे कि सर प्लाज्मा अवस्था की जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वो गैस से भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं सर? आयोनाइज्ड गैस होते हैं, आयनीकृत गैस होते हैं। इसमें जो इसके कण होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते रहते हैं। इसके चलते हम लोग क्या कहते हैं कि पदार्थ की जो प्लाज्मा अवस्था है उसमें उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में 2 सवाल यहाँ से बन पड़ते हैं। पहला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था निम्नलिखित में से क्या है? तो कहेंगे आयोनाइज्ड गैस है, आयनीकृत गैस है। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था निम्नलिखित में से है, तो आपका ऑप्शन रहेगा प्लाज्मा, आप उसको टिक करेंगे। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था निम्न में से कौन सी है, तो आप कहेंगे सर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट पदार्थ की 5वीं अवस्था है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल। गंडमाला डैश की कमी के कारण होता है? ग्वाइटर, जिसको हम लोग घेघा रोग बोलते हैं। आप सभी कहेंगे सर आयोडीन की कमी के चलते होता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि किस मिनरल्स या विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है, इसको एक बार आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 1-2 क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर मिल जाता है इस चीज़ का। तो चलते हैं हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है, एक दूसरे के साथ क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जब भी आपको प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए बोला जाए तो 1/Rp इक्वल टू आप कहेंगे सर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और सो ऑन जहाँ तक रहेगा। और अगर सीरीज क्रम में पूछा जाए तो आप RS इक्वल टू क्या कहेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हम लोग कहते हैं ना सर, या सो ऑन यहाँ तक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं और तीनों को किस में जोड़ा जा रहा है? समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं और तीनों को किस में जोड़ा जा रहा है सर? समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा? तो इस फार्मूला से निकलेगा क्या कि सर 1/Rp इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, क्या है कि 3 गो प्रतिरोध है सर, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा सर इसका आंसर? तो आप कहेंगे सर 1/Rp इक्वल टू हो जाएगा, आप 6 का LCM लेंगे तो क्या करेंगे? 6, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/6, 1 दूना 2, आप क्या कहेंगे सर कि 1/Rp इक्वल टू हो जाएगा 1/2 या Rp इक्वल टू हो जाएगा सर 2। मतलब कि आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर B, कितना सर? 2 ओम। कितना हो जाएगा सर? 2 ओम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहा जा रहा है कि 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की पावर क्या होती है, क्या होगी। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 6 वोल्ट जो प्रतिरोध बोला जा रहा है ना सर, तो यहाँ पे 6 वोल्ट प्रतिरोध नहीं होगा। प्रतिरोध जब भी बोला जाता तो यहाँ पे ओम रहता, 6 वोल्ट बोला जा रहा है तो विभवांतर होगा यहाँ पे। तो आपके इस क्वेश्चन में विभवांतर कितना दिया हुआ है, तो सर आपके इस क्वेश्चन में विभवांतर दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट। आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक स्रोत में, मतलब एक सर्किट है आपका जिसका विभवांतर 6 वोल्ट है, उसमें 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा कितना एम्पीयर प्रवाहित हो रही है सर? 0.5 एम्पीयर। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर इस विद्युत सर्किट में कितना पावर सप्लाई हो रहा है, मतलब क्या इस विद्युत सर्किट की शक्ति क्या है, P इक्वल टू वाट। तो मेरे मित्र आप सबों को पता है कि P इक्वल टू एक फार्मूला होता है V²/R। क्या फार्मूला होता है? V²/R। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे विभवांतर तो दिया हुआ है लेकिन R ना दिया हुआ है, तो यह R तो निकालना है, फिर क्वेश्चन हम लोगों का खल्लास हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आप सभी ओम के नियम से पढ़े हैं, V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। विभवांतर आपका कितना है सर? 6 वोल्ट है। विद्युत धारा 0.5, यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे 10 आ जाएगा, तो 6 गुना 10/5 हो जाएगा सर। तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, 5 दूना 10, 6 दूना 12 ओम प्रतिरोध। मतलब क्या कि R आपका कितना आ गया सर? 12 ओम आ गया। R कितना आ गया? 12 ओम आ गया। आपसे पूछा जा रहा है शक्ति क्या होगी, तो P इक्वल टू V²/R। तो V को आप 2 बार गुना कर दीजिए, हम कह रहे हैं 6 बार गुना करने, स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे, तो 2 बार आप गुना कर दीजिए, बेटा क्या हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 2 तिया 6। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इस सर्किट का जो विद्युत शक्ति होगा वो कितना होगा? 3 वाट होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल, आप सभी जान रहे हैं। दंत का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान जो है वो 5.5 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, दंत क्षय समझते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि दांत का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो धीरे धीरे आपका क्या हो जाए? खराब होना शुरू हो जाए, या आप सिंपल समझो कि उसमें होल होना शुरू हो जाए, छिद्र होना शुरू हो जाए। तो उस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटल कैविटी बोलते हैं। लेकिन ये जो छिद्र होने की प्रक्रिया है इसको हम लोग दंत क्षरण बोलते हैं। और ये कब होता है सर? तो जब हमारे मुंह में अम्ल का निर्माण होता है और हमारे माउथ का जो pH वैल्यू होता है वो 5.5 से कम हो जाता है, तो दांत में क्या होना शुरू हो जाता है सर? क्षरण होना शुरू हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इसके आसपास भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।